नमस्कार, उड़ान आईएएस अकादमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुधीर वर्मा और जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी 13 फरवरी को छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा राज्य सेवा परीक्षा के प्रीलिम्स का एग्जाम हो चुका है। उसके मॉडल आंसर्स भी आ चुके हैं। अब बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में यह दुविधा है कि हम आगे मेंस की तैयारी करें या ना करें, क्योंकि अभी केवल मॉडल आंसर जारी हुए हैं, अभी रिजल्ट नहीं आया है। तो इस स्थिति में हम आपको यह कहेंगे कि भाई आप अपनी तैयारी जारी रखें, क्योंकि उद्यमेन ही सिद्धंति कार्याणि न मनोरथ है। यानी आप केवल इच्छा करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको उसके लिए उद्यम करना होगा। तो आपकी मेंस की तैयारी को हम कैसे फलीभूत कर सकते हैं, आप उसमें कैसे अधिक सघनता और गहनता ला सकते हैं, इसके लिए हमने ये प्रयास किया है कि जो 2019 का जो मेंस का पेपर हुआ था उसकी आंसर शीट हमने आरटीआई से निकलवाई है और आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है और यह दिखाने का प्रयास किया है कि देखिए वहां पर मार्किंग किस प्रकार से होती है, जिससे कि जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं या जिन लोग एग्जाम दे चुके हैं किंतु उनके मन में दुविधा है कि मेरे मार्क्स कम क्यों आए हैं, उनके मन की शंका को दूर किया जा सके। तो आज के जो वीडियो में है हम प्रश्न पत्र क्रमांक 1 भाषा से संबंधित प्रश्न पत्र है, इसके हिंदी एवं छत्तीसगढ़ी का अवलोकन करेंगे कि किस प्रकार से मार्किंग किया गया है और किस प्रकार से क्वेश्चन वहां पर पूछे गए थे। ठीक, प्रश्न पत्र क्रमांक मुझे शायद बताने की आवश्यकता नहीं होगी कि आपके मेंस के एग्जाम में कुल 7 पेपर होते हैं, जिसमें पहला प्रश्न पत्र जो होता है वो भाषा का होता है। इस भाषा के अंतर्गत 3 भाषाओं को शामिल किया जाता है, हिंदी, अंग्रेजी और छत्तीसगढ़ी। हिंदी, अंग्रेजी और छत्तीसगढ़ी, ये 3 भाषाओं का पहला पेपर होता है। प्रत्येक प्रश्न पत्र जो होता है वो 200 अंक का होता है। तो भाषा का प्रश्न पत्र भी 200 अंक का है। ये 200 अंक इस प्रकार से बटे होते हैं कि हिंदी में 100 अंक, अंग्रेजी के 50 अंक और छत्तीसगढ़ी के 50 अंक होते हैं इस प्रश्न पत्र में। दूसरा पेपर जो होता है वो निबंध का होता है। निबंध के अंतर्गत आपको कुल 4 निबंध पूछे जाते हैं, जिसमें से 2 राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मुद्दों से संबंधित होते हैं, जबकि 2 छत्तीसगढ़ से संबंधित होते हैं। पेपर नंबर 3 इतिहास से संबंधित होता है, इतिहास, संविधान एवं लोक प्रशासन। इतिहास, संविधान, लोक प्रशासन और इसी के साथ एक सेक्शन होता है आपका छत्तीसगढ़ का इतिहास। छत्तीसगढ़ का इतिहास, ठीक। इतिहास 75 अंक का, संविधान और लोक प्रशासन मिलाकर 50 अंक के प्रश्न होते हैं और छत्तीसगढ़ का इतिहास सेपरेटली 75 अंक का। तो कुल यहां से भी 200 अंक के प्रश्न बनते हैं। पेपर नंबर 4 में आप जाएंगे तो वहां पर पेपर नंबर 4 भी 3 भागों में बटा होता है। एक सामान्य विज्ञान होता है जो कि 75 अंक का होता है। फिर आपका गणित वाला भाग होता है, गणित है ना, मैथ्स और रीजनिंग, जो कि 50 अंक का होता है। इसके बाद एनवायरमेंट होता है, यानी पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी। पर्यावरण प्रौद्योगिकी, ये आपका 75 अंक का सिलेबस होता है। पेपर नंबर 5 की अगर बात करें तो पेपर नंबर 5 जो होता है ये अर्थव्यवस्था का होता है। अर्थव्यवस्था, इसमें भारत की अर्थव्यवस्था और छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था के बारे में आपसे पूछा जाता है। साथ ही भारत का भूगोल भी इसमें शामिल होता है। भारत का भूगोल जो है वो 50 अंक का होता है, जबकि भारत की अर्थव्यवस्था और छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था ये 75-75 अंक के होते हैं। पेपर नंबर 6 में जाएंगे तो पेपर नंबर 6 जो होता है वो दर्शन से जुड़ा होता है, दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र होता है। साथ ही यहीं पर आपको समाज शास्त्र होगा, समाज शास्त्र के 50 अंक होते हैं। और यहीं पर आपका एक सेक्शन होता है छत्तीसगढ़ की संस्कृति, ये पेपर नंबर
6 का सिलेबस होता है। पेपर नंबर 7 में आप बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ते हैं। इसके अलावा खेल आदि से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, तो ये आपका मोटा मोटा हिसाब है आपके मेंस के सिलेबस का। तो आज की वीडियो में हम भाषा का पेपर देखेंगे कि भाषा के पेपर में मार्किंग किस प्रकार से होती है और साथ ही आंसर को और कैसे बेहतर लिखा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, शायद आपको थोड़ा सा विजिबिलिटी में प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के सुनाऊंगा। तो सबसे पहला सेक्शन देखिए, यहां पर 4 अंक का प्रश्न पूछा गया है। यह हिंदी भाषा का है ना। 4 अंक का प्रश्न पूछा गया है। आपको 4 प्रश्न पूछे गए हैं, एक एक अंक के 4 प्रश्न। पहला प्रश्न पूछा गया है, संयुक्त स्वर किसे कहते हैं। पहला जो क्वेश्चन होता है हिंदी भाषा के अंतर्गत, वो अमूमन आपको देखने को मिलेगा परिभाषा वाले सेक्शन से। अब ये परिभाषा कुछ भी हो सकता है। कई बार आपको स्वर की परिभाषा पूछता है, कई बार आपको व्यंजन की परिभाषा पूछता है, कई बार आपको संयुक्त स्वर की परिभाषा पूछता है, कई बार आपको संयुक्त व्यंजन की परिभाषा पूछ सकता है। इस प्रकार से ये जो सेक्शन है वो आपको अधिकतर परिभाषा से पहला प्रश्न आपको देखने को मिलता है। तो पहला प्रश्न यहां पर पूछा है, संयुक्त स्वर किसे कहते हैं। उत्तर में लिखा गया है, ऐसे स्वर जिनका निर्माण 2 स्वरों की संधि के फलस्वरूप हुआ है उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। बिल्कुल सही आंसर है। ठीक, उदाहरण आ और ई को मिलाते हैं तो ए बनता है। ठीक, उदाहरण भी इन्होंने सही लिखा है। तो इस प्रश्न में इनको ये जो 4 प्रश्न है ये 4 अंक के थे और इसमें इन्होंने कुल 3.5 अंक अर्जित किए हैं, विच इज अ डिसेंट स्कोर, अच्छा स्कोर है। ठीक, दूसरा प्रश्न पूछा है, ओ स्वर का उच्चारण स्थल क्या है। देखिए, उच्चारण स्थल से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं, तो जितने भी वर्ण हैं उनके उच्चारण स्थल आपको पता होने चाहिए। ठीक, ओ का उच्चारण स्थल आपको पता होगा। ओ का निर्माण किससे होता है। संधि जब आप पढ़ते हैं तो आ और ऊ को जब मिलाया जाता है तो ओ का निर्माण होता है। आ जो होता है ये कंठ्य होता है और ऊ जो होता है ये ओष्ठ्य होता है। इसीलिए ये जो ओ बना है इन दोनों के मेल से ये कैसा बन जाता है, कंठोष्ठ वर्ण बन जाता है। ठीक है, तो इन्होंने आंसर में लिखा है कंठोष्ठ, बिल्कुल सही है। य का उच्चारण स्थल आप पढ़ते हैं इसको भी, ये तालव्य वर्ण होता है, ये भी सही है। प्राणत्व की दृष्टि से अगला प्रश्न है, प्राणत्व की दृष्टि से ख तथा घ कौन सी ध्वनि है। तो देखिए, हम वर्णों को 2 आधार पर बांटते हैं, एक प्राणत्व के आधार पर बांटते हैं यानी श्वास की मात्रा के आधार पर, और दूसरा बांटते हैं घोष के आधार पर। ठीक है, यहीं पर आप पढ़ते हैं घोष वर्ण, सघोष वर्ण। ठीक है, अघोष होता है और सघोष होता है। ये बटा होता है किसके आधार पर, घोष के आधार पर। वहीं अगर अल्प प्राण और महाप्राण की बात करें तो ये विभाजन होता है किसके आधार पर, प्राणत्व या श्वास के आधार पर। ठीक, तो यहां पर आपको प्रश्न क्या पूछा है, ख और घ। तो आपको पता होगा कि हर वर्ग का दूसरा चौथा ये जो वर्ण है दूसरा और चौथा वो क्या होते हैं, महाप्राण वर्ण होते हैं। तो यहां से इन्होंने सही आंसर लिखा है, तो इनको 3.5 अंक जो है वो दिए गए हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले सेक्शन में फिर से 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। पूछा क्या है, 4-4 पर्यायवाची लिखना है। देखिए, 2018 के पहले जो पेपर होता था उसमें 2-2 पर्यायवाची पूछता था। अब पैटर्न जब से बदला है तब से पर्यायवाची कितने पूछते हैं, 4-4। ठीक है, एक शब्द के 4 पर्यायवाची। इन्होंने इसमें 4 प्रश्न पूछा था, है ना। 4 शब्द दिए थे, झंडा दिया था, मेघ, तालाब और वृक्ष, और इसमें इनको 3 अंक प्राप्त हुए हैं। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं 3 अंक, ठीक है, अच्छा स्कोर है, लेकिन यहां पर आप चाहते तो पूरे के पूरे अंक अर्जित किए जा सकते थे, पूरे 4 अंक आपको यहां पर मिल सकते थे। ठीक, करना क्या था, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना था इसका। ठीक, झंडा का इन्होंने 4 लिखा है, ध्वजा, केतु, पताका, चिन्ह, सही है चारों। मेघ का बादल, पर्जन्य, जलद, अम्बुद, ये भी सही है। तालाब का इन्होंने लिखा है ताल, सरोवर, तड़ाग और जलाशय, ठीक है। वृक्ष का इन्होंने लिखा है तरु, पेड़, द्रुम और स्थावर, तो स्थावर इसका नहीं होता है।
ठीक, एक चीज और याद रखिएगा कि वहां पर अब जो चेकिंग हो रही है वो मॉडल आंसर के आधार पर हो रही है ना। मॉडल आंसर के आधार पर जब भी चेकिंग होती है तो वहां पर बुकिश लैंग्वेज आपने लिखा है कि नहीं ये देखा जाता है, यानी बुक की भाषा को यहां पर तवज्जो दिया जाता है, यानी बुक में जो लिखा है वैसा ही आपके आंसर शीट में होना चाहिए। ठीक, तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए, तो यहां पर इनको 3 अंक मिले हैं। अगला है निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द से आपके प्रश्न आया है। कुल प्रश्न यहां पर इन्होंने पूछा है 8 प्रश्न पूछे हैं, यानी 8 शब्द दिए हैं, उनके विलोम लिखने हैं और कुल अंक है यहां पर 4। ठीक, यानी एक क्वेश्चन के लिए आधा नंबर। तो निषिद्ध का विरुद्ध इन्होंने लिखा है मान्य, गलत है। ठीक, ऋजु का वक्र बिल्कुल सही है। तृष्णा का शांति ये भी गलत है। परकीय का स्वकीय, वैयक्तिक का सामूहिक गलत है, अवैयक्तिक होता है। स्थावर का जंगम बिल्कुल सही है। उद्धत का विनीत बिल्कुल सही है। कृपा का रोष, शायद ये ना शेष जैसा दिख रहा है इसलिए इसको काट दिया गया है। रोष सही है एक बार, लेकिन अगर वो शेष लिखा है तो वो गलत है। ठीक, तो आपको लिखते समय भी सावधानी बरतनी होगी, कहीं कोई शब्द जो है वो गलत तरीके से ना लिख गया हो, वहां पर आपके नंबर काटने की संभावना बन जाएगी। तो यहां पर इनको कुल 2 अंक मिले हैं। सीधी सी बात, जितना सही बनाया गया है उतना इसमें नंबर दिया गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, समुच्चारित शब्द युग्मों में अर्थभेद स्पष्ट कीजिए। 4 अंक का प्रश्न है और इन्होंने 3.5 अंक स्कोर किया है। ठीक है, अच्छा स्कोर है। पहला प्रश्न पूछा था अंश और अंश, इसमें अंतर क्या होता है? तो अंश आपको पता होगा भाग, इन्होंने लिखा है भाग, सही है। अंश का अर्थ होता है कंधा, यदि सरोता का स वाला है तो अर्थ क्या हो जाता है? कंधा, दोनों सही है। ठीक, अभिराम और अविराम, अभिराम का अर्थ सुंदर बिल्कुल, और अविराम का अर्थ निरंतर, ये भी सुंदर, ये भी सही है। ठीक, नागर और नगर, देखिए यहां पर मैं आपको जैसे बताया ना कि वहां पर मॉडल आंसर से चेक होता है। नागर का अर्थ इन्होंने लिखा है चतुर, जो कि सही है, लेकिन यहां पर नंबर इनके काट दिए गए हैं। रीजन वही है क्योंकि वहां पर मॉडल आंसर में शायद चतुर उनके आंसर शीट में ना लिखा हो। ठीक, नगर का अर्थ होता है शहर, बिल्कुल सही है। परिचारक और प्रचारक, परिचारक का अर्थ सेवक, बिल्कुल सही है। प्रचारक का अर्थ प्रचार करने वाला, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक, तो यहां पर जो आधा नंबर काटा गया है वो इसी के लिए काटा गया है, बाकी सब में तो नंबर मिले हैं। नंबर यहीं पर क्यों काटा गया है? नागर का अर्थ चतुर होता है, आप सर्च मारेंगे गूगल में तो आपको मिलेगा इसका आंसर। ठीक है, पर्यायवाची शब्द आप जब पढ़ते हैं तो नागर का एक अर्थ चतुर होता है। ठीक, वैसे नागर का अर्थ होता है नगर से संबंधित, ठीक है, जैसे नागरिक हो गया। ठीक है, लेकिन नागर का एक अर्थ चतुर भी होता है, लेकिन चूंकि उनके पास आंसर शीट में ये नहीं रहा होगा इसलिए यहां पर नंबर काट दिया गया है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन जो है, इसमें तत्सम शब्दों के तद्भव रूप लिखना है। 2 अंक का प्रश्न है। शब्द क्या क्या दिया है? इक्षु, मातृश्वसा, पंचत्रिंशत और बुभुक्षा। तो इक्षु आपको पता होगा, ईख बिल्कुल सही है। मातृश्वसा इन्होंने लिखा है सास, गलत है। मातृश्वसा का अर्थ होता है मौसी, मातृश्वसा का अर्थ होता है मौसी। ठीक, पंचत्रिंशत इन्होंने आंसर नहीं लिखा है, पंचत्रिंशत बोला जाता है 53 को, 53 है ना। बुभुक्षा, भूख, बिल्कुल सही। ठीक, तो यहां पर देखिए 2 इन्होंने गलत लिखे हैं, यानी एक का आंसर नहीं दिया और एक गलत लिखा है, इसीलिए इनके 1 नंबर काटे गए हैं। बाकी 1 नंबर जो इन्होंने लिखा है वो बाकायदा उनको दिया गया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला फिर से 2 अंक का क्वेश्चन, फिर से तद्भव तत्सम का क्वेश्चन। इस बार आपको तद्भव शब्द दिया है, उसके तत्सम रूप आपको लिखने हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन दिया है अदरक, दूसरा है ओझा, तीसरा है चितेरा और चौथा है झरना। तो अदरक का आद्रक बिल्कुल सही लिखा है।
ओझा का उपाध्याय ये भी सही है, चितेरा का चित्रकार ये भी सही है, और झरना का निर्झर ये भी सही, चारों सही है। इसीलिए यहां पर 2 में से पूरे 2 अंक इनको मिले हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन जो है वो वाक्यांशों के लिए एक एक सार्थक शब्द यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाला जो टॉपिक पढ़ते हैं वहां से ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन, जो बहुत गहरा हो, इन्होंने आंसर लिखा है गहरा, जो कि गलत है। ठीक है, ये इसके लिए एक शब्द होता है अगाध। ठीक है, अगाध यानी जो बहुत ज्यादा गहरा हो। दूसरा क्वेश्चन देखिए, जो ममत्व से रहित हो, ममत्वहीन या ममता रहित। एक तरीके से देखा जाए तो इन्होंने सही लिखा था, लेकिन काटा क्यों है वही कारण है। ठीक, उनके आंसर शीट में लिखा होगा निर्मम, अगर ये लिखा होता तो बिल्कुल वो सही नंबर देते, लेकिन ममत्वहीन शब्द भी गलत नहीं है, सही है। ठीक, चलिए अगला है भूत, भविष्य और वर्तमान को देख लेने वाला, क्या बोलते हैं, त्रिकालदर्शी, बिल्कुल सही है। जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ठ हो, लौह पुरुष, बिल्कुल सही है। ठीक, तो यहां पर देखिए 4 अंक का प्रश्न था, 2 इन्होंने सही बताया तो इनको पूरे 2 नंबर मिले हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। संधि और संधि विच्छेद से क्वेश्चन आया है। 8 प्रश्न पूछे गए हैं, 4 अंक का प्रश्न है ना। पहला क्वेश्चन है वध्वागमन। वध्वागमन यण संधि का उदाहरण है ना। विच्छेद क्या होता है, वधु धन आगमन, बिल्कुल सही लिखा है। परिच्छेद, परिधन छेद, बिल्कुल सही है ना, व्यंजन संधि का उदाहरण है। मनस्ताप, मनः धन ताप, सही है, विसर्ग संधि। तट्टिका, तत् धन टीका, व्यंजन संधि का उदाहरण है, बिल्कुल सही लिखा है। स्वयंभूदय, स्वयंभू धन उदय, सही है। जलोर्मी, जल धन उर्मी, सही है। पावक, पौ धन अक, अयादि संधि, बिल्कुल सही है। हरेव, हरह धन एव, ये क्यों काटा गया है समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, ये तो सही है, हरह धन एव, हरेव सही लिखा है इन्होंने, लेकिन नंबर काट लिया गया है। फिर भी 4 में से 3.5 अंक मिले हैं, अच्छा स्कोर है। चलिए अगला है निम्नलिखित सामासिक शब्दों का विग्रह कर समास का नाम लिखिए। समास का नाम लिखना है सामासिक शब्दों का विग्रह करके, यानी समास से यह क्वेश्चन आया हुआ है। 4 क्वेश्चन पूछे हैं और 4 अंक का प्रश्न है। पहला है यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, अव्ययी भाव, बिल्कुल सही है। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत, तत्पुरुष समास, बिल्कुल सही है ना। शास्त्र निपुण, शास्त्र में निपुण, तत्पुरुष समास, बिल्कुल सही है। पंचानन, पंच आनन वाला, बहुब्रीहि, बिल्कुल सही है। तो यहां से इनके 4 में से 4 अंक इनको पूरे मिले हैं। अगला है निम्नलिखित में उपसर्ग और मूल शब्द को अलग कीजिए, यानी उपसर्ग अलग करना है और मूल शब्द को अलग लिखना है धन चिन्ह लगा करके। पहला शब्द था, 8 क्वेश्चन है टोटल, 6 क्वेश्चन है और 3 अंक का प्रश्न है। पहला है अध्यक्ष, अधिधन अक्ष, बिल्कुल सही है। निरंकुश में निर्धन अंकुश, ये भी सही है। संक्षेपण, समधन क्षेपण, ये भी सही है। अपेक्षा, अपधन इच्छा, देखिए यहां पर इन्होंने गलती क्या किया है, छोटा ई लिख दिया है, जबकि इच्छा में क्या होता है, बड़ा ई होता है। तो यहां पर इनके आधे अंक यहीं पर काटे गए हैं और इनको 2.5 अंक मिले हैं। ठीक, एक अपधन इच्छा वाला जो उदाहरण है वो इन्होंने गलत सॉल्व किया है, बाकी सही है। आकर्षण, आधन कर्षण और उत्तेजित, उत्धन तेजित, सही है। ठीक, अपधन इच्छा वाला जो है वो वहां पर इन्होंने गलती कर दिया है ना, बड़ा ई होना था, वहां पर उन्होंने छोटा ई लिख दिया है। चलिए अगला है निम्नलिखित उपसर्गों से 2-2 शब्दों की रचना कीजिए। तो पहला है अधः धन अधः, पहला उपसर्ग है अधः, इससे आपको 2 शब्द बनाने हैं। तो इन्होंने लिखा है अधः पतन और अधः गति। ठीक, देखिए यहां पर शब्द अगर ये लिखते अधोपतन या अधोगति तो ये बिल्कुल सही हो जाता, तो ये सही हो जाता।
ठीक, लेकिन इन्होंने अधः पतन और अधः गति लिखा है, इसीलिए यहां पर कोई नंबर नहीं दिया गया, काट दिया गया है। अगला उपसर्ग है आ से आगम, आवास, सही है दोनों। दुर से दुर्वाद, दुरात्मा, दोनों सही है। देखिए यहां पर 2 अंक मिले हैं, 1 नंबर इसी के लिए काटा गया है। ठीक, अगला है 3 अंक का प्रश्न पूछा गया है, प्रत्ययों से 2-2 शब्द बनाना है, प्रत्ययों से 2-2 शब्द। ठीक, वंत से गुणवंत, रूपवंत, बिल्कुल सही है, गुणवंत भी सही है, रूपवंत भी सही है। हा से मरहा, पीरहा, दोनों शब्द गलत हैं। ठीक है, दोनों शब्द क्या हैं? गलत हैं, इसीलिए यहां पर नंबर काटा गया है। आयत से लोकायत, पंचायत, बिल्कुल सही है। देखिए 3 में से 2 अंक पूरे मिले हैं इनको। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में मूल शब्द और प्रत्यय अलग कीजिए। जैसे वहां पर उपसर्ग अलग करने के लिए बोला था ना, वैसे ही प्रत्यय अलग करने के लिए भी आपको प्रश्न में पूछा जा सकता है। तो पहला है मनुष्य धन त्वा, मनुष्य धन कत्वा, ये गलत है। ठीक है, मनुष्य धन त्वा प्रत्यय अगर लगाया होता तो यहां पर सही है। ठीक है, संस्कृत में वैसे ये त्वा नहीं होता, संस्कृत में कत्व हो जाता है ये, लेकिन हिंदी में केवल त्वा रहता है, याद रखिएगा इसको। ठीक, खपरेल में खपरा धन एल, बिल्कुल सही है। साधन में साध, ध में हलंत होगा, अन, ये भी सही है। लिखना धन इत, लिखित, ये भी सही है। मानसिक में मानस धन इक, ये भी सही है। पंकिल में पंक धन इल, ये भी सही है। तो देखिए 3 अंक का प्रश्न पूछा था, 2.5 अंक मिले हैं। काटा किस में है? इसमें काटा है। ठीक, और है क्वेश्चन इसी में, निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। शुद्ध रूप आपको लिखना है, शब्द शुद्धि से प्रश्न पूछा है, टोटल 6 अंक का प्रश्न है। और यहां पर देखिए कितने, 6 और ये 6, यानी टोटल 12 प्रश्न आपको इस सेक्शन से पूछा गया है। ठीक, तो अंत्येष्टि लिखा है, वो सही क्या होता है? अंत्येष्टि, बिल्कुल सही है। ठीक, द्वारिका गलत होता है, द्वारका सही है। औदार्यता गलत है, औदार्य होता है। औत्सुक्य नहीं होता, औत्सुक्य होता है। जो उत्सुकता होती है उसको संस्कृत में औत्सुक्य बोलते हैं। ठीक, मंत्रिमंडल में छोटा ही आता है, त्र में, याद रखिएगा। तत्कालिक नहीं होता, तात्कालिक होता है। यहां पर क्या लिखा हुआ है? तत्कालिक, ये प्रश्न दिया हुआ है, ये गलत है ना। सुधरा हुआ रूप क्या रहता है? तात्कालिक, ल में छोटा ई हो जाता है ना। जब इक प्रत्यय लगता है तो सामने वाले मात्रा को प्रभावित करता है ना। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं इसमें। कवित्री गलत है, कवियित्री होता है, बिल्कुल सही है। अनिष्ट नहीं होता, अनिष्ट होता है, ठीक है। साहित्यक लिखा है, साहित्यिक इन्होंने सही लिखा है। सकुशल पूर्वक गलत है, कुशल पूर्वक होता है या सकुशल होता है। प्रदर्शनी गलत है, प्रदर्शनी होता है। आर्द्र नहीं होता, आर्द्र होता है, ऐसा लिखा जाता है, आर्द्र। ठीक है, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं 6 अंक का प्रश्न था, 12 क्वेश्चन थे। एक इन्होंने गलती की थी, कहां पर? यहां तत्कालिक में। ठीक, यानी आधा नंबर इनका कटना चाहिए। और देखिए 5.5 अंक इनको मिले हुए हैं, यानी यहां पर भी जितने सही लिखेंगे उतना नंबर आपको मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित वाक्यों के शुद्ध रूप लिखिए। वाक्य शुद्धि से आपको 6 अंक का प्रश्न पूछा है, 6 वाक्य आपको दिए हैं, प्रत्येक के लिए 1 अंक। तुम्हारे आने से मेरा मन गदगद हो गया, तुम्हारे आने से मेरा मन गदगद हो गया, इन्होंने तो कुछ सुधार किया ही नहीं। लिखना क्या था? तुम्हारे आगमन से मेरा मन गदगद हो गया, तो वो सही हो जाता है ना। ठीक है, अगला है इस विद्वान महिला का सम्मान किया गया। महिला जो होती है वो विदुषी होती है, इन्होंने सही किया है, इसको सही है ये। किसी और दूसरे आदमी को वहां भेजो, नहीं, किसी और लिखना गलत है और दूसरे लिखना अलग है ना। तो यहां पर एक आंसर हो सकता है किसी और को भेजो या दूसरे व्यक्ति को भेजो, दोनों सही हो सकते हैं। तो इन्होंने लिखा है किसी और को भेजो, तो सही है। सचिव ने अध्यक्ष के गले में एक गुलाब के फूलों की माला पहनाई, अशुद्ध वाक्य है। शुद्ध क्या हो सकता है? सचिव ने अध्यक्ष को फूलों की एक माला पहनाई, बिल्कुल सही है।
ठीक है, गला शब्द मेंशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि माला गले में ही पहनाई जाती है। ठीक है, शोक है कि मैं आपके पत्र का उत्तर न दे सका, खेद है कि मैं आपके पत्र का उत्तर नहीं दे पाया, बिल्कुल सही है। ठीक, अपराधी और निरपराधी में अंतर होना चाहिए, अपराधी और निरपराध में अंतर होना चाहिए। निरपराध, इन्होंने निरपराधी लिख दिया है ना, अगर वो निरपराध लिखे रहते तो बिल्कुल सही होता है। ठीक है, चलिए, तो ये 6 अंक के प्रश्न थे, इनको 3.5 अंक यहां पर मिले हैं। ठीक, ये गलत है, ये वाला और ये वाला गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। 3 आपको मुहावरे दिए हैं, उनका अर्थ लिखना है और उनको वाक्यों में प्रयोग करना है। ठीक, 3 अंक का प्रश्न है। पहला है, काठ का उल्लू होना, मूर्ख होना, बिल्कुल सही लिखा है। काठ का उल्लू किसको बोलते हैं? जब कोई व्यक्ति मूर्खतापूर्ण व्यवहार करता है, उसे कितना भी समझा लो वह नहीं समझेगा, वह है ही काठ का उल्लू, बिल्कुल सही वाक्य है। दूसरा है, अंतड़ियां कुलबुलाना, यानी बहुत तेज भूख लगना। ठीक है, इन्होंने लिखा है भूख लगना। 8 घंटे के अनवरत परिश्रम के बाद रामू की अंतड़ियां कुलबुलाने लगी, बिल्कुल सही वाक्य है। ठीक, भीगी बिल्ली बनना, भयभीत हो जाना, पुलिस को देखकर चोर भीगी बिल्ली बनकर किनारे में बैठ गया, बिल्कुल सही वाक्य है ना। तो इन्होंने आंसर भी सही लिखा है और वाक्य में प्रयोग भी सही किया है। ठीक, लेकिन यहां पर उनके 1.5 अंक काट लिए गए हैं। क्यों? वही मॉडल आंसर वाला लफड़ा, मैंने आपको बताया ना कि मॉडल आंसर में जो रहता है उदाहरण, उससे वो चेक होता है। ठीक, तो शायद उसी के कारण यहां पर 1.5 नंबर काट लिए गए हैं। अगला है, मुहावरा तथा लोकोक्ति से क्या आशय है? सोदाहरण अंतर स्पष्ट कीजिए, यानी उदाहरण के साथ अंतर स्पष्ट करना है। तो यहां पर आंसर इन्होंने बहुत बढ़िया लिखा है, बीच से पार्टीशन किया है और इधर मुहावरा और उधर लोकोक्ति। ठीक है, इसको ये 3 अंक का प्रश्न था और इनको 1.5 अंक मिले हैं। बात आती है नंबर कहां काटा गया। ठीक, एक तो ये हो सकता है कि शायद वो अपेक्षा कर रहा हो कि वो लाइन वाइज आंसर लिखे, यानी जैसे ये लाइन है तो इसमें पहला कि मुहावरे वाक्यांश होते हैं जबकि लोकोक्तियां पूर्ण वाक्य होती हैं। दूसरे में लिखे कि मुहावरों का प्रयोग स्वतंत्र नहीं होता जबकि लोकोक्तियां स्वतंत्र प्रयोग में लाई जा सकती हैं। इस प्रकार से उदाहरण की अपेक्षा शायद वो कर रहा हो और इन्होंने आंसर में वैसा नहीं लिखा, इसीलिए शायद उनको केवल 1.5 अंक मिले हैं। ठीक है, तो यहां पर केवल इनको 1.5 अंक मिले हैं। इन्होंने आंसर तो सही लिखा है, उदाहरण भी बहुत सही लिखा है। जैसे मुहावरे का उदाहरण, छाती में मूंग दलना, है ना, छत्तीसगढ़ी में बोले तो छानी में होरा भूंजना। ठीक, ये सब उदाहरण होते हैं। और लोकोक्ति का उदाहरण इन्होंने लिखा है, काठ की हांडी हमीर हट चढ़ाओ न दूजी बार, बिल्कुल सही है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 6 अंक का है। क्वेश्चन है, रीति काल के नामकरण पर सारगर्भित टिप्पणी लिखिए। 6 अंक का प्रश्न है। देखिए कितना लाइन मिला है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइन आपको मिले हैं। इस 10 लाइन में आपको बताना है रीति काल के नामकरण के ऊपर टिप्पणी लिख करके। ठीक, तो रीति काल का इन्होंने टाइम लिखा है सबसे पहले तो 1650 से 1850, बिल्कुल सही है। रीति काल का नामकरण इस काल में लिखे गए काव्यों के लक्षणा पद्धति के कारण किया गया है। इस काल में संस्कृत काव्यांगों के लक्षणों को आधार बनाकर काव्यों की रचना की गई है, बिल्कुल सही लिखा है। एक अन्य मत के अनुसार रीति क्या है? रीति विशिष्ट पद रचना इति रीति, है ना, अर्थात विशिष्ट पदों की रचना के कारण यह काल रीति काल कहलाया है। मुझे लगता है कि यहां पर आचार्य वामन का नाम लिखना ये भूल गए हैं। आचार्य वामन की परिभाषा है विशिष्ट पद रचना रीति, है ना। वो जब रीति काल को परिभाषित करते हैं तो वही कहते हैं विशिष्ट पद रचना इति रीति। ठीक है, तो यहां पर उनका नाम यहां पर मेंशन करना था। आगे पढ़ते हैं। इस काल को साहित्यकारों ने अलग अलग नामों से पुकारा है। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया? रीति काल कहा। मिश्र बंधु ने अलंकृत काल कहा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा। ठीक है, ये नामकरण भी इन्होंने बढ़िया बताया है कि इस काल को कैसे अलग अलग साहित्यकार, जो काल विभाजन करने वाले साहित्यकार हैं, उन्होंने कैसे नामकरण दिया है।
ठीक है, ये भी सही है। इस काल में श्रृंगार रस की प्रधानता है, इन्होंने काव्य की प्रधानता पर भी बात की है। प्रमुख कवि के बारे में बताया है, घनानंद, बिहारी, मतीराम आदि। ठीक है, तो इनका आंसर देखा जाए तो एक संपूर्णता लिए हुए आंसर है, जिसमें उन्होंने हर डायमेंशन को छूने का प्रयास किया है। ठीक है, इनको 3 अंक इसमें मिले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, देखिए ये आंसर तो मैं लिखा हूं, है ना, इन्होंने आंसर नहीं लिखा था। ये वाला जो सेक्शन है वो अधिकांश स्टूडेंट लोग का छूट जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे साहित्यकार और जो बहुत सारे जो पत्रिकाएं हैं उनके संपादन स्थल और संपादन होने के वर्ष तक को पूछा जाता है। ठीक है, संपादक को तो पूछे चलो समझ आता है, लेकिन संपादित होने का वर्ष और संपादित होने का स्थल भी पूछा जाता है, जहां से प्रकाशित होती है। तो इसको हमको क्या करना है, इसको हमको विनय कुमार पाठक की किताब में सब कुछ दिया हुआ है, आप वहां से इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, वहां से क्वेश्चन पूछा गया सीधे तौर पर। चल, तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए 6 अंक का प्रश्न है, 6 क्वेश्चन आपको पूछे हैं। कृष्णदत्त पालीवाल द्वारा आगरा से प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र का नाम क्या है? तो इस पत्र का नाम क्या था? सैनिक। बालकृष्ण भट्ट द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? हिंदी प्रदीप। अगला था, कानपुर से प्रकाशित प्रताप का प्रकाशन किस पत्रकार ने किया? तो गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने इसका प्रकाशन किया था। माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा प्रकाशित प्रभा का प्रकाशन स्थल लिखिए। तो इन्होंने लिखा है जबलपुर, जबकि इसका प्रकाशन स्थल क्या है? खंडवा है। सन 1885 में मदन मोहन मालवीय द्वारा संपादित पत्रिका का नाम क्या है? तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया इन्होंने आंसर में लिखा है, जबकि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया गोपाल कृष्ण गोखले की पत्रिका थी। ठीक है, इस पत्रिका का नाम क्या है? इसका आंसर क्या है? अभ्युदय। ठीक, ये क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया कि इन्होंने ऐसे काटा क्यों है, जबकि यह आंसर सही लिखा हुआ है। क्या लिखा है क्वेश्चन? केसरी का हिंदी संस्करण हिंदी केसरी के प्रकाशक और संपादक का नाम लिखे। तो इन्होंने आंसर लिखा है पंडित माधवराव सप्रे, जो कि बिल्कुल सही है। इन्होंने ही तो संपादित किया था, है ना, आपने पढ़ा होगा, नागपुर से इसका संपादन हुआ है 1908 में। बिल्कुल सही लिखा है। ठीक, लेकिन यहां पर इनको नंबर नहीं दिया गया है, पता नहीं क्यों नहीं दिया गया है। जबकि एक दूसरी आंसर शीट देखा मैंने, तो उसमें इसी आंसर को सही लिया गया है। ठीक है, दूसरे आंसर शीट में वो सही लिया गया है, जबकि इसमें गलत लिया गया है। तो यहां पर थोड़ी सी अनियमितता भी हमको दिख रही है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन पत्र लेखन से है, 4 अंक का प्रश्न है। क्वेश्चन पूछा है अर्धशासकीय पत्र से क्या आशा है? अर्धशासकीय पत्र की लेखन रीति पर प्रकाश डालिए। कैसे लिखा जाता है पत्र, ये बताइए। तो इन्होंने सबसे पहले अर्धशासकीय पत्र को समझाया है। ठीक है, ये कब प्रयोग किया जाता है, यानी अर्धशासकीय पत्र कब जारी किया जाता है, कब लिखा जाता है, ये भी इन्होंने बाकायदा 4 पॉइंट में बताए हैं। 4 पॉइंट लिखा है इन्होंने, है ना। और अर्धशासकीय पत्र की लेखन रीति के बारे में इन्होंने बाकायदा प्रारूप लगा करके इसको समझाया है ना। इस पत्र में पत्र क्रमांक, दिनांक, स्थान का उल्लेख होता है, संबोधनों का प्रयोग होता है। अर्थशास्त्र के पत्र में हमको देखने को मिलता है, क्योंकि औपचारिकता थोड़ी सी कम होती है, जो मूल शासकीय पत्र है उसकी तुलना में थोड़ी सी कम होती है इसमें औपचारिकता। तो इन्होंने प्रारूप भी बाकायदा लिखा है यहां पर, है ना। थोड़ा सा मुझे लगता है कि प्रारूप को थोड़ा सा और अधिक स्थान देना था। ठीक है, आप यहां से इस पत्र का प्रयोग कब किया जाता है उसमें से अगर आप एक आध पॉइंट को हटा लेते तो यहां पर नेचुरल सी बात है कि आपके लिए, आपके आंसर लेखन के लिए यानी प्रारूप लिखने के लिए आपको 1 से 2 लाइन एक्स्ट्रा मिल जाते। 1 से 2 लाइन अगर आप एक्स्ट्रा लेते तो बिल्कुल यहां पर इस आंसर को एडजस्ट किया जा सकता था। ठीक है, क्योंकि आप ध्यान रखिए इस लाइन के नीचे आपको कुछ नहीं लिखना होता है। ठीक, इसके नीचे अगर आपने लिखा है तो फिर वो आंसर चेक करने वाले के मूड के ऊपर है कि वो नंबर दे या ना दे। अगर नहीं देगा तो आप उसका कुछ नहीं कर सकते हैं, अगर देगा तो ठीक है ना, वो भला मानस है जो दे दिया। लेकिन अगर नहीं दिया तो आप फिर वहां पर ये नहीं बोल सकते कि मैंने तो आंसर पूरा लिखा है, आपने नंबर क्यों काटा है। नहीं, ठीक है, इसके आंसर आपको लिखने का परमिशन नहीं होता है। चलिए, तो इसमें इनको 2.5 अंक मिले थे भाई। अगला क्वेश्चन भी पत्र लेखन से है। क्वेश्चन पूछा है परिपत्र किसे कहते हैं, और एक
आपको कंडीशन दिया गया है, उसके लिए आपको पत्र लिखना है। ठीक, क्वेश्चन में पूछा है परिपत्र किसे कहते हैं, ठीक, और उसका एक प्रारूप लिखना है। तो देखिए 4 अंक का प्रश्न था, 2.5 अंक मिले हैं, तो देखिए ठीक नंबर है। मेरे हिसाब से पत्र लेखन में बहुत ज्यादा नंबर की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो अधिकतम 50% मार्क्स ही देता है। मैंने जितने भी आंसर शीट देखे लगभग सबको 50% मार्क्स ही मिले हैं। यानी अगर वो 6 अंक का प्रश्न है तो 3 से लेकर के 3.5 के बीच दिया है नंबर, या अगर वो 4 अंक का है तो 2 से लेकर के 2.5 अंक तक दिया है। तो मेरे हिसाब से 2.5 अंक ठीक है, कोई गलत नंबर नहीं है। ठीक है, चलिए अगला जो है वो हिंदी अनुवाद से है। हिंदी अनुवाद आपको 8 अंक का पूछा है और इसमें 3.5 अंक मिले हैं। ठीक, इसमें भी नंबर आपको काटता है भाई, नंबर काटने वाले सेक्शन यही हैं। आपको ट्रांसलेशन में नंबर काटेगा, पत्र लेखन में नंबर काटेगा, है ना, या अभी आगे देखेंगे कि जो शीर्षक लिखने वाला है ना, ये अगला क्वेश्चन जो है गद्यांश, अपठित गद्यांश, ये वाला सेक्शन, ये उसके नंबर काटने का एरिया है। ठीक, इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो ये 2 नंबर का प्रश्न है, गद्यांश का शीर्षक, केवल शीर्षक देने के लिए आपको क्या बोला है, 2 अंक दे रहा है वो। ठीक है, अब मजे की बात यह है यहां पर कि अगर आप शीर्षक जो है उसके मॉडल आंसर के हिसाब से नहीं लिखेंगे तो आपका काट देगा। देखिए यहां पर, जबकि इसी गद्यांश के कई सारे शीर्षक हो सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। एक केंद्रीय भाव होता है। देखिए कभी भी शीर्षक लिखने की रीति ये होती है शीर्षक देने का कि पैराग्राफ जो है जिस केंद्रीय भाव के आसपास लिखा गया है, क्योंकि कोई भी पैराग्राफ एक सेंटर के आसपास ही लिखा जाएगा, उसका मूल भाव कुछ ना कुछ होगा। तो आप चाहें तो आप इसको भी ले सकते हैं आंसर, केंद्रीय भाव के निकटतम, यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, आप जहां चाहे वहां हो सकता है। वो अपने समझने के ऊपर है कि आप उसके केंद्रीय भाव को कहां तक पकड़ पाए हैं। ठीक, तो इनका आंसर इन्होंने लिखा है कलाकारों का दृष्टिकोण, कलाकार का दृष्टिकोण। मेरे हिसाब से मैंने जब ये पैराग्राफ पढ़ा तो मुझे कहीं से गलत नहीं लगा, लेकिन उन्होंने ये आंसर काट दिया है। ठीक, रीजन मैंने आपको बताया, वो मॉडल आंसर वाला जो दिक्कत है वो यहां पर बनिस्बत जारी है। चलिए, रेखांकित अंशों की अलग अलग व्याख्या कीजिए। ठीक, तो यहां पर कुछ रेखांकित जगह थे, है ना, 2 भाग थे जहां पर रेखांकित किया गया था, वहां पर उसको आपको समझाना था। तो 4 अंक का प्रश्न था, 2 अंक दिया गया है। रीजन ये है कि ये जो दूसरा वाला पॉइंट है इसको इन्होंने केवल 1 लाइन में ही डील किया है। मेरे हिसाब से इसको 1 लाइन और देना था, और जो पहला वाला है उसको 2 लाइन में खत्म करना था और अगले के लिए 2 लाइन रखने थे। ठीक है, तो 2-2 लाइन में समझाना था, इन्होंने एक को क्या किया, 4 लाइन में समझा दिया और उसके नीचे फिर एक को समझा रहे। तो यहां पर नंबर काटने की संभावना बनती है। तो यहां पर 2 नंबर, मुझे नहीं लगता कि ये गलत नंबर है, बिल्कुल सही नंबर है, सही आकलन है। अगला देखिए, गद्यांश का संक्षेपण 1/3 शब्दों में कीजिए, यानी 1/3 में आपको क्या करना है, इसको समराइज करना है। तो 4 अंक का प्रश्न था, यहां पर 1.5 अंक दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला सेक्शन छत्तीसगढ़ी है, लेकिन छत्तीसगढ़ी में जाने के पहले मैं आपको हिंदी का जो एनालिसिस मैंने किया है उसके बारे में इतना कहना चाहूंगा कि देखिए छत्तीसगढ़ी हिंदी जो है ना, हिंदी में लगभग 60 से 70% क्वेश्चन जो है वो आपकी मुट्ठी में होते हैं। 60 से 70% क्वेश्चन जो है वो आपकी मुट्ठी में होते हैं। क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं, क्योंकि परिभाषा, शब्द और वाक्य, केवल इन 3 सेक्शन से ही आपको 60 से 70% अंक हिंदी में पूछे गए हैं, अभी हमने देखा है। ठीक, 10% 10 से 12% क्वेश्चन ले लो तो वो आपका पत्र लेखन में चला जाता है। 8 नंबर जो है वो आपका लगभग चला जाता है किसमें, अनुवाद में। ठीक है, आपने अनुवाद किया इसमें। ठीक, इसके अलावा गद्यांश जो है इसमें आप मान सकते हो कि 10% अंक, मोटा मोटा हिसाब ले रहा हूं मैं, एकदम एग्जैक्ट नहीं जा रहा हूं, है ना, तो लगभग ऐसे बटे हैं। ठीक, तो इस सेक्शन को आप बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। इसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी,
इसके लिए जरूरत पड़ेगी आपको प्रैक्टिस की। हिंदी में जितने भी सेक्शन हैं, जो जो सेक्शन मैंने आपको बताया, पर्यायवाची हो गया, उपसर्ग हो गए, प्रत्यय हो गए, संधि हो गया, समास हो गया, परिभाषाएं होंगी जितनी भी, स्वर की, व्यंजन की, अयोगवाह की परिभाषा, अनुस्वार की परिभाषा, है ना, इन सब को आपको तैयार करना है। वहां पर आपको नंबर मिलने की संभावना भी यहां पर ज्यादा है। आप चाहें तो इस 60 से 70 में आराम से, चाहें तो 55 से लेकर के 60 अंक आराम से ला सकते हैं, आराम से। ठीक है, ये मिनिमम बता रहा हूं, आप चाहे तो ला सकते हैं। ठीक है, वैसे इनको हिंदी वाले सेक्शन में 60 अंक ही मिले हैं, 60 अंक, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा कम है। इसको कम से कम 80 तक जाना था। ठीक है, इसको कम से कम 80 तक जाना था। ठीक, तो ये वाले सेक्शन को आप कैसे तैयार करेंगे? प्रैक्टिस से। आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। अब आते हैं दूसरे भाग में, 12% जो बता रहा हूं पत्र लेखन में। तो पत्र लेखन में आपको कार्यालयीन पत्र बहुत अच्छे से पढ़ के जाना चाहिए। ठीक है, कार्यालयीन पत्रों के अंतर्गत आपका अधिसूचना हो गया, अधिसूचना हो गया, आदेश हो गया, है ना, कार्यालयीन आदेश जो हम पढ़ते हैं वो। ठीक, इसके अलावा परिपत्र हो गया, और क्या हो गया? पृष्ठांकन हो गया। इसके अलावा अर्धशासकीय पत्र आपको अच्छे से तैयार करके जाना चाहिए। ठीक, प्रतिवेदन, यहां से आपको बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं हर साल। इन्हीं 6 टॉपिक से आपको प्रश्न जो है बार बार घुमा घुमा के देता है। तो ये 6 टॉपिक को कम से कम पत्र लेखन के लिए इसके हर डायमेंशन को तैयार करके रखना चाहिए। कैसे? अधिसूचना क्या है, ये कब लिखा जाता है या कब जारी किया जाता है, कौन इसको जारी करता है? आपको पता होगा केंद्र में केवल राष्ट्रपति को अधिकार है और राज्य में राज्यपाल को अधिकार है कि वो अधिसूचना जारी कर सकता है। ठीक है, आदेश, परिपत्र, पृष्ठांकन, अर्धशासकीय पत्र, प्रतिवेदन, ये सब कार्यालयीन पत्रों के अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन छत्तीसगढ़ी के। छत्तीसगढ़ी में पहला क्वेश्चन आपको पूछा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए 5 अंक का प्रश्न है ना। भाग 1 इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित शब्दों के छत्तीसगढ़ी समानार्थी शब्द लिखिए। आपको 5 प्रश्न दिए हुए हैं और उन 5 प्रश्नों को आपको, हिंदी के प्रश्न है उसको आपको किस में लिखना है? छत्तीसगढ़ी में लिखना है। यानी कि ये शब्द वाले सेक्शन से आपको प्रश्न पूछा गया है। ठीक, पहला है गौरैया। ठीक है, गौरैया पक्षी का नाम है हमारे यहां, जानते हो क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में? गुड़ेरा बोलते हैं या बामहन चिरई बोलते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक, शुक्ल पक्ष, इसको उजियारी या अंजोरी पाख बोलते हैं, यह भी सही है। दोपहर को मंझनिया बोलते हैं, यह भी सही है। बगुला को कोकड़ा बोलते हैं, यह भी सही है। नमक को नून बोलते हैं, यह भी सही है। तो देखिए यहां पर 5 अंक का प्रश्न मैंने आपको बताया। इस प्रश्न में इनको पूरे 5 में से 5 अंक दिए गए हैं। तो यहां से आप चाहें तो पूरे अंक स्कोर कर सकते हैं। अगला सेक्शन देखिए, दूसरा सेक्शन उसी क्वेश्चन का, कि निम्नलिखित छत्तीसगढ़ी शब्दों के हिंदी समानार्थी लिखिए। यानी अब आपको शब्द दिया है छत्तीसगढ़ी में और उसको किसमें बताना है? हिंदी में बताना है कि हिंदी में क्या बोलते हैं। ठीक, जैसे परेवा, तो इसको हिंदी में बोलते हैं कबूतर, बिल्कुल सही है। हुर्रा, देखिए हुर्रा बोलते हैं भेड़िया को, इन्होंने आंसर में लिखा है लोमड़ी, इसीलिए इसको काट दिया गया है। ठीक है, कोटरी हिरण को बोला जाता है, बिल्कुल सही। लुगरा साड़ी को बोलते हैं और तस्मई खीर को बोलते हैं। तो इन्होंने 4 प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं, इसीलिए आपको 4 अंक यहां पर 5 में दिए गए हैं। तो 10 अंक आप देखिए, यहां पर 10 अंक के जो प्रश्न है ना, 50 में से 10 अंक जो है वो आपको केवल इसी नंबर का मिल रहा है, इसी चीज का मिल रहा है कि आप हिंदी से छत्तीसगढ़ी आपकी शब्द शैली कैसी है, यानी शब्द भंडार कैसा है आपका, और दूसरा छत्तीसगढ़ी से आप हिंदी में कैसे उसको ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, हिंदी से छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़ी से हिंदी, तो केवल शब्दकोश से आपको 10 अंक शुद्ध रूप से मिल सकते हैं अगर आप थोड़ा सा इसको पढ़ें तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, पोखरा किसे कहते हैं? 2 अंक का प्रश्न है। देखिए इस प्रकार का एक 2 अंक का प्रश्न जरूर पूछता है। यह भी शब्द भंडार से संबंधित है, लेकिन आपको उसमें थोड़ा सा डिटेलिंग पूछता है।
ठीक, जैसे पोखरा किसे कहते हैं, तो पोखरा आपको पता होगा कमल का जो फूल होता है ना, उसका जो फल होता है उसको क्या कहा जाता है, पोखरा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ी में पोखरा का अर्थ है कमल का फल। यह तालाबों में पाया जाता है। पोखरा का बीज खाने योग्य होता है। बिल्कुल सही, इन्होंने इमेज भी बनाया है। 1.5 अंक इस प्रश्न के लिए इनको मिला है, तो 2 में से 1.5 अंक, ठीक है, अच्छा अंक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगला देखिए, अगला है दूसरा प्रश्न 2 अंक का। क्वेश्चन में क्या पूछा है, निम्नलिखित छत्तीसगढ़ी पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग शब्द लिखिए। यानी पुल्लिंग का शब्द दिया है, उसको आपको किस में बदलना है, स्त्रीलिंग में। तो पहला क्वेश्चन दिया है बोकरा, क्या होता है, बोकरी। लइकोरहा, लइकोरहिन, दोनों सही है, इसलिए इनको 2 में पूरे 2 अंक दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित छत्तीसगढ़ी शब्दों को एक वचन से बहुवचन में बदलिए। देखिए इस क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़ना पड़ता है हमको, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन देखिए टूरा शब्द देखते हैं हम लोग अधिकतर, क्या पढ़े थे, टूरा का, टूरी, ऐसे याद रहता है हमको। तो यहां पर क्वेश्चन लिंग परिवर्तन से नहीं आया है, क्या बोला है, वचन बदलने से आया है। ठीक, तो टूरा का परिवर्तन क्या होगा बहुवचन में, टूरा मन, बिल्कुल सही है। अगला देखिए, खेत, जम्मो खेत, दोनों सही है, इसलिए इनको पूरे 2 में 2 अंक जो हैं वो दिए गए हैं। यहां पर आप देख पा रहे हैं 2 में से पूरे 2 अंक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सामासिक शब्दों के प्रकार बताइए। ठीक, अब देखिए यहां पर तो बहुत सारे लोग क्वेश्चन पढ़ के ही समझ नहीं पाए होंगे। यहां पर पूछना चाहता है इस शब्द में कौन सा समास है, सीधे तौर पर यही पूछ रहा है। तो तितरी, तितरी शब्द में द्विगु समास होता है, और लमगोड़ी शब्द में होता है कर्मधारय समास। ठीक, एक इन्होंने सही लिखा है ना, इसलिए इनको 1 नंबर दिया गया है। अगला है तीसरा प्रश्न, 10 अंक का है। 5 प्रश्न आपको पूछे गए हैं इस सेक्शन से, देख पा रहे हैं आप, 5 प्रश्न है टोटल और 10 अंक का प्रश्न है, यानी एक प्रश्न के लिए 2 अंक दिया गया है। पहला प्रश्न है, राम लिखत रहिस वाक्य में कौन सा काल है। तो राम लिख रहा था, भूतकाल में वो क्रिया चल रही थी, अपूर्ण भूतकाल, बिल्कुल सही, 2 अंक इसमें दिए गए। पूर्वी छत्तीसगढ़ी की 2 बोलियों के नाम लिखिए। तो इन्होंने लिखा है बिंझवारी और लरिया, बिल्कुल सही है। ऐन उपसर्ग लगाकर छत्तीसगढ़ी के 2 शब्द बनाइए। अब देखो इन्होंने गलती क्या किया है, प्रश्न पढ़ने में इनसे गलती हुई है। क्या पूछा है, ऐन उपसर्ग लगाना है, इन्होंने क्या बनाया है, खवैन पियैन, गलत है। क्यों, क्योंकि ऐन इन्होंने किस रूप में लगा दिया है, प्रत्यय के रूप में लगा दिया है, जबकि उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में लगाए जाते हैं, शब्द के प्रारंभ में लगते हैं उपसर्ग। तो इससे शब्द कैसे बनते हैं, जैसे ऐन बखत, ऐन बेरा, ऐन बेरा हो गया, या ऐन जवानी मत चल बसीस का बेचारा है ना। तो इस प्रकार के शब्द जो हैं ये ऐन उपसर्ग से बनते हैं। तो इन्होंने यहां पर पढ़ने में गलती की, इसीलिए यहां पर इनका नंबर कटा है। आड़ी प्रत्यय लगाकर छत्तीसगढ़ी के 2 शब्द बनाइए। तो अनाड़ी दिहाड़ी लिखा है इन्होंने, गलत है। परिणाम शब्द का संधि विच्छेद करें और उसके प्रकार को भी निर्दिष्ट करें, यानी संधि विच्छेद करके उसका प्रकार बताना है। तो इन्होंने सही लिखा है, परिधन नाम परिणाम होता है ना, व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो 10 में से इन्होंने 6 अंक स्कोर किया है। 2 आंसर इन्होंने गलत लिखा है, तीसरा और चौथा। ठीक, तो यहां पर भी आपको पूरे अंक मिल सकते हैं अगर आप थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिस करके जाएं। चलिए अगला क्वेश्चन 8 अंक का है। मैं आपको पिछले क्लास में बताया था छत्तीसगढ़ी के कि भाई 2018 का जो सिलेबस है उसमें बाकायदा एक चीज मेंशन होता था, उसमें लिखा होता था प्रशासनिक शब्दावली। ये बाकायदा मेंशन होता था आपके मेंस के सिलेबस में। 2018 के बाद जो सिलेबस, यानी 2017 के बाद जो सिलेबस चेंज हुआ उसमें इस शब्द को हटा दिया गया है सिलेबस से, लेकिन यहां से फिर भी प्रश्न आते हैं। और किस रूप में आते हैं, अनुवाद वाले रूप में आते हैं। यानी जब हिंदी से आपको छत्तीसगढ़ी अनुवाद करने के लिए प्रश्न देगा
वहां पर आपको प्रशासनिक शब्दावलियों का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, यहां पर 4 प्रश्न पूछा है ना, 8 अंक का प्रश्न है, 4 क्वेश्चन पूछा है। प्रस्ताव प्रस्तुत करें, तो देखिए प्रस्ताव शब्द प्रशासनिक शब्दावली है, प्रस्तुत करना भी क्या है, प्रशासनिक शब्दावली है। प्रार्थना स्वीकार नहीं की जा सकती, प्रार्थना शब्द प्रशासनिक शब्दावली, स्वीकार करना या न करना यह भी प्रशासनिक शब्दावली है। इसके अलावा शीघ्र कार्यवाही अपेक्षित है, तो कार्यवाही और अपेक्षित शब्द प्रशासनिक शब्दावली है। आपके सिलेबस में मेंशन ना होते हुए भी ये अनुवाद वाले सेक्शन में आपको क्वेश्चन पूछता है, तो इसको आपको ऐसे ही तैयार करना चाहिए। ठीक, आप जब विनय कुमार पाठक जी की किताब पढ़ेंगे तो उसमें आपको प्रशासनिक शब्दावलियां अलग से दी हुई हैं, तो आप प्रयास करिए कि उन शब्दावलियों से एक एक वाक्य बनाकर देखें। ठीक है, क्या पता वही आपको एग्जाम में पूछ दे। चलिए, तो इन्होंने इसमें एक वाक्य सही बनाया है, इसीलिए इनको 2 अंक दिए गए हैं। ठीक, बाकी 3 गलत हैं। अगला देखिए, अगला प्रश्न जो है वो साहित्य और साहित्यकार से है। 5 अंक का प्रश्न है और 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है, छत्तीसगढ़ी काव्य संग्रह छंद के छटा किस कवयित्री की रचना है। तो ये रचना इन्होंने आंसर में लिखा है सरला शर्मा, जो कि गलत है। इसके रचयिता कौन है, शकुंतला शर्मा है। ठीक है, शकुंतला शर्मा जी जो है वो उन्होंने छंद के छटा नाम के काव्य की रचना की है। दूसरा देखिए, विमर्श के निकष पर छत्तीसगढ़ी समीक्षा ग्रंथ के लेखक का नाम बताइए। तो विनोद वर्मा जी ने लिखा है। ठीक है, आप जो छत्तीसगढ़ी व्याकरण पढ़ते हैं, अभी जो किताब मार्केट में आप लेकर आए होंगे उसमें विनय कुमार पाठक जी के साथ सहयोगी कौन है, विनोद वर्मा जी ही हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग की स्थापना दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाई जाती है। तो 14 अगस्त को मनाई जाती है। ठीक है, अ ग्रामर ऑफ द छत्तीसगढ़ी डायलेक्ट ऑफ ईस्टर्न हिंदी के लेखक का नाम बताइए। तो जॉर्ज ग्रियर्सन लिखा है इन्होंने, जो कि गलत है। इसको लिखा है पंडित लोचन प्रसाद पांडे जी ने। ठीक है, लोचन प्रसाद पांडे जी की किताब है क्या, अ ग्रामर ऑफ द छत्तीसगढ़ी डायलेक्ट ऑफ ईस्टर्न हिंदी। ठीक, पूर्वी हिंदी के छत्तीसगढ़ी बोली का व्याकरण, हिंदी में ऐसा भी दे सकता है। ठीक, अगला है, छायावाद के किस प्रसिद्ध कवि ने छत्तीसगढ़ी में भी कविताएं की हैं। तो मुकुटधर पांडे जी ने की है, बिल्कुल सही। तो यहां पर भी देखेंगे आप कि 2 आंसर इन्होंने गलत लगाया है या गलत बनाया है, इसीलिए इनके 2 अंक काटे गए हैं और 5 में से 3 अंक इनको दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी साहित्य का ऐतिहासिक अध्ययन शोध ग्रंथ के प्रणेता का नाम बताइए। इन्होंने आंसर में लिखा है विनोद कुमार शुक्ल, गलत है। ये किताब लिखी गई है विमल कुमार पाठक के द्वारा। ठीक है, इसलिए ये आंसर इन्होंने गलत लिया है। अगला है, छत्तीसगढ़ी का भाषा शास्त्री अध्ययन ग्रंथ के लेखक कौन है। तो डॉक्टर शंकर शेष, बिल्कुल सही है। अगला है, किस लेखक ने 7 खंडों में आदिवासी बस्तर का वृहद इतिहास की रचना की है। तो इन्होंने आंसर लिखा है केदारनाथ ठाकुर, गलत। हीरालाल शुक्ल ने लिखा है ये किताब, 7 खंड में है और पुस्तक का नाम क्या है, आदिवासी बस्तर का वृहद इतिहास। ठीक है, और केदारनाथ ठाकुर के अगर साहित्य की बात करें तो इनके साहित्य का नाम क्या है, बस्तर भूषण। बस्तर भूषण लिखा है केदारनाथ ठाकुर ने। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी के प्रथम प्रामाणिक समीक्षात्मक ग्रंथ का नाम बताइए। तो क्या नाम है ग्रंथ का, छत्तीसगढ़ के साहित्य और साहित्यकार, बिल्कुल सही है। तो यहां पर अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो 5 में से 2 अंक मिले हैं। क्यों मिले हैं, सामने आपके आंसर है। 3 आंसर इन्होंने गलत लगाए हैं, पहला, दूसरा और चौथा आंसर। आगे बढ़ते हैं। देखो, पश्चिमी छत्तीसगढ़ी को 2 भाग में बांटा है नरेंद्र देव वर्मा ने। ठीक है, नरेंद्र देव वर्मा ने पश्चिमी छत्तीसगढ़ी को 2 भागों में बांटा है और ग्रियर्सन इसको 4 भाग में बांटते हैं। ग्रियर्सन 4 भाग में बांटे हैं। कौन कौन सा, खलटाही बोलते हैं, है ना, खलटाही, बैगानी,
खैरागढ़ी और कवर्धाई 4 भाग में बांटे थे ग्रियर्सन, जबकि नरेंद्र देव वर्मा 2 भाग बताते हैं। कौन कौन सा? एक खलटाही और दूसरा बैगानी। ठीक है, तो खलटाही इन्होंने लिखा है और बैगानी को भी मेंशन किया है। ठीक, तो यहां पर जब आप इन दोनों का नाम, ये दोनों विभाजन बता रहे हैं, तो डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा का नाम मेरे हिसाब से यहां पर मेंशन कर देना था। हालांकि यहां पर इनको 2 में से 1.5 अंक मिले हैं, जो कि अच्छा स्कोर है। ठीक है, शायद इनका कंटेंट बहुत अच्छा है जिसके कारण इनको पूरा अंक मिला है। चलिए, छत्तीसगढ़ी के मानकीकरण की आवश्यकता पर अपने विचार लिखिए। इनका आंसर मैंने पढ़ा, मुझे एक कमी यहां पर ये लगी कि यहां पर थोड़ा सा इसमें डिस्क्राइब करके बता देना था कि उड़ीसा से, है ना, उड़ीसा का प्रभाव पड़ता है हमारी छत्तीसगढ़ी पर, मराठी का प्रभाव पड़ता है, या भोजपुरी वगैरह का प्रभाव पड़ता है। इसका प्रभाव हमारी भाषा पर बता देना था, है ना, या द्रविड़ भाषा का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि कुड़ुक हो गया, गोंडी हो गया, ये सब भाषा क्या है? द्रविड़ भाषा परिवार की है। ठीक, तो यहां पर मुझे लगा, और शायद इसीलिए इन्होंने 2 में से 1 अंक ही दिया है। आधे अंक यहां पर मेरे ख्याल से और मिल सकते थे इनको। चलिए, तो अभी तक हमने देखा कि छत्तीसगढ़ी और हिंदी का जो पेपर है वो किस तरीके से चेक होता है, कैसे उसमें मार्किंग होती है, और किन गलतियों से आपको बचना है। छोटी छोटी गलतियों के कारण हम अपना नंबर काट लेते हैं। जैसे वो आइन उपसर्ग वाला देखा आपने, आइन उपसर्ग से बोला है, हमने प्रश्न सही से पढ़ा नहीं, आइन प्रत्यय लगा करके हमने शब्द बना दिया, गलत हो गया। ठीक, तो ऐसे छोटी छोटी गलतियां जो है वो नंबर कम करती हैं। आपको बिल्कुल इनसे बचना है, और जितना हो सके आपको लैंग्वेज में प्रैक्टिस करना है। ठीक, आपके प्रैक्टिस को ही पूर्ण रूप प्रदान करने के लिए अभी 27 फरवरी से उड़ान आईएएस अकादमी के द्वारा मेंस की टेस्ट सीरीज प्रारंभ की जा रही है, जो मात्र 1200 रुपए के नॉमिनल फीस पर आपको उपलब्ध होंगी। इस टेस्ट सीरीज में आप देख पा रहे हैं कुल 21 टेस्ट पेपर आपको मिलेंगे, कुल 21 टेस्ट, जिसमें फेज 1, फेज 2 और फेज 3, आपको 3 अलग अलग फेजेस में 7 पेपर आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। पहला और दूसरा फेज तो ठीक है, एक दिन में 1 पेपर होगा। क्यों होगा? ताकि आप अपने सब्जेक्ट्स को अच्छे से तैयार कर सके, और जैसे ही फेज 3 प्रारंभ होगा तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि आपको सेम वही माहौल प्रोवाइड कराया जाए जो सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा के एग्जाम में होता है। वही मानसिक दबाव होगा, जिसमें आपको 6 घंटे आपको दिन में लिखने होंगे, उतना ही समय लिमिट होगा, उतनी ही कड़ाई से आपको नियमों का पालन करना होगा। चलिए, तो अपनी तैयारी को निरंतरता प्रदान करने के लिए और पूर्णता प्रदान करने के लिए आप इस टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय के विश्लेषण के साथ, उत्तर पुस्तिका के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।